आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी विनोद की है। विनोद जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है, उसका ये काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। इस काम से वो काफी अच्छा खासा कमा भी रहा था। एक बार की बात है, विनोद अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम में ही लगा हुआ था कि तभी उसके टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। विनोद ने तुरंत फोन का रिसीवर उठाया तो सामने से आवाज आई। जी, मैं नीलकमल बोल रहा हूँ, दीमड़ गांव से। दीमड़ गांव में मेरी एक बहुत पुरानी हवेली है, 9,500 स्क्वायर फीट में। क्या आप उसे बिकवा सकते हैं? आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस पर विनोद बोला, ठीक है, पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपकी हवेली को। कब आऊं हवेली देखने? इस पर उधर से नीलकमल जी ने कहा, कल आ जाइए, मैं तो सारा दिन वहीं रहता हूं। जिसके बाद विनोद ने नीलकमल जी से गांव का पूरा एड्रेस और फोन नंबर ले लिया। विनोद काफी खुश था क्योंकि अगर उसने ये डील करवा दी तो उसे बहुत फायदा हो जाएगा। खैर, विनोद कल उस गांव के लिए निकलने की तैयारी में लग गया। अगली सुबह ठीक 11 बजे तक विनोद अपनी कार से उस गांव के लिए रवाना हो गया। दरअसल विनोद इतनी जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि नीलकमल जी के मुताबिक विनोद के यहाँ से वो दीमड़ गांव लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि विनोद अगर चाहता तो ट्रेन से भी आराम से जा सकता था, मगर ऐसे अनजान जगहों पर जहां वो पहली बार जा रहा हो, उसे अपनी कार से जाना ही ज्यादा बेहतर लगता था। अब लगभग सूरज ढलने को हो गया था। विनोद अपनी मंजिल के बेहद करीब था, पर वो रास्ता भटक चुका था। वो पिछले 1.5 घंटों से एक ऐसे रास्ते पर भटक रहा था जहां अभी तक उसे कोई आदमी तो दूर परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना नीलकमल जी को ही एक दफा फोन कर लिया जाए। अभी विनोद के जहन में ये आइडिया आया ही था कि तभी सामने रास्ते पर उसे 2 लोग नजर आए। शायद वो लोग जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहे थे। लिहाजा विनोद ने अपनी कार को ठीक उन लोगों के पास रोका और उनसे पूछा, भाई साहब, ये दीमड़ गांव कहाँ है? आप जरा बता सकते हैं क्या? विनोद की बात सुनकर पहले कुछ देर तक तो वो लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। फिर उन्होंने विनोद से जो कहा, विनोद वो सुनने के लिए शायद तैयार नहीं था। माफ करिएगा साहब, दीमड़ गांव ऐसा नाम का तो हमने कभी कोई गांव सुना ही नहीं इधर। विनोद के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। उसे लग रहा था कि शायद वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है। खैर, वो दोनों आदमी वहां से अब जा चुके थे। लिहाजा विनोद ने अपने जेब से मोबाइल फोन निकाला और नीलकमल जी को फोन मिलाया। थोड़ी देर फोन की रिंग बजी। फिर नीलकमल जी ने फोन उठाते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते रहो और कोई जरूरत नहीं है बेवकूफों से गांव का पता पूछने की। इतना कहकर नीलकमल जी ने फोन रख दिया। विनोद की हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीलकमल जी को पता कैसे चल गया कि विनोद ने उनसे पता पूछने के लिए फोन किया है? और उन्हें ये कैसे पता चल गया कि विनोद ने थोड़ी देर पहले 2 लोगों से एड्रेस पूछा है? खैर, विनोद इस सवाल को मन में लिए नीलकमल जी के बताए मुताबिक रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। शाम हो चुकी थी। चांद जमीन और आसमान दोनों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। विनोद को गाड़ी चलाते हुए
अब काफी समय गुजर चुका था, मगर अभी तक ना तो दीमड़ गांव आया था और ना ही कोई और गांव। मन ही मन विनोद को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर कहते हैं ना, पैसों का लालच आदमी से कुछ भी करवाता है। विनोद भी उसी लालच तले दबा हुआ था। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उसे एक पीले रंग का टूटा फूटा बोर्ड नजर आया, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, दीमड़ गांव 2 किलोमीटर। विनोद की जान में जान आई, पर एक बात ये भी अजीब थी कि जब गांव इसी तरफ था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इधर दीमड़ नाम का कोई गांव ही नहीं है। विनोद को उन आदमियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि अगर वो उन लोगों की बात मानकर इस रास्ते से वापस चला जाता तो क्या होता। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद विनोद को रास्ते के किनारे 2-4 घर नजर आने लगे। उन घरों को देखकर विनोद को समझ आ गया कि वो दीमड़ गांव में दाखिल हो चुका है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे 3-4 और घर नजर आए। लिहाजा विनोद ने अपनी गाड़ी को रास्ते के एक किनारे पर रोका और मोबाइल निकालकर नीलकमल जी को फोन लगाने लगा। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस नंबर पर फोन करके उसने अभी थोड़ी देर पहले नीलकमल जी से बात की थी, वो नंबर अब ऐसा बता रहा था कि सही नहीं है। विनोद को काफी अजीब लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने इसी नंबर पर नीलकमल जी से बात की थी, फिर इतनी जल्दी नंबर गलत कैसे हो सकता है। विनोद को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने सोचा नीलकमल जी फोन नहीं उठा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ के घरों से पूछ लेता हूँ कि उनका घर कहाँ है। लिहाजा विनोद रास्ते के किनारे उन घरों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक घर के दरवाजे के पास जाकर विनोद ने घर का दरवाजा पीटा। थोड़ी देर दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला, जिस पर विनोद ने उनसे कहा, काका, ये नीलकमल जी कहाँ रहते हैं, आपको पता है क्या? विनोद की बात पर वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर घूर कर देखता रहा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि कहीं ये आदमी पागल वागल तो नहीं है, ऐसे अजीब तरीके से कौन घूरता है। विनोद ने फिर एक मर्तबा उस आदमी से पूछा, चाचा, नीलकमल जी का घर जानते हैं आप? मगर तब भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला। विनोद को पूरा यकीन हो गया कि जरूर ये बुजुर्ग आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ऐसी हरकत कौन करता है। लिहाजा विनोद उस बुजुर्ग आदमी के घर के दरवाजे से हटकर दूसरे घरों की तरफ जाने लगा। मगर विनोद जैसे ही उसके दरवाजे से हटा कि तभी वो बुजुर्ग आदमी भी विनोद के साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकल आया और विनोद के पीछे पीछे जाने लगा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि भला ये आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर विनोद ने उस बुजुर्ग आदमी को टोका भी, मगर फिर से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसने विनोद का पीछा करना बंद किया। खैर, परेशान विनोद दूसरे घर के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने लगा। तो 2-3 बार दरवाजा पीटने पर इस बार एक औरत ने दरवाजा खोला। विनोद ने उस औरत से पूछा, आप नीलकमल जी को जानती हैं क्या? यहाँ उनकी कोई हवेली है? इस पर कुछ देर तक तो वो औरत भी विनोद को घूरती रही, मगर फिर वो बोली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विनोद के होश उड़ गए कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोल रही है। कहीं ये भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह
पागल तो नहीं है। विनोद अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, नीलकमल जी को मरे आज 5 साल हो चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी हवेली को बेचकर मरे, मगर ये हो ना सका। तब से लेकर इन 5 सालों में गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। नीलकमल जी की आत्मा ऐसे ही दलालों को फोन कर करके अपनी हवेली में बुलाती है, और जो एक बार उनकी हवेली में चला जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सब सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर किसी की आत्मा फोन पर बात कैसे कर सकती है। इसी सवाल को विनोद ने उस औरत से पूछा, तो उस औरत का जवाब सुनकर फिर एक बार उसका पूरा दिमाग घूम गया। आप भी तो अभी एक आत्मा से ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया, तो विनोद ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। विनोद को पूरा मामला समझ आ गया। तभी वो जब पीछे पलटा और बुजुर्ग आदमी के पैरों को देखा तो उसके भी पैर उल्टे थे, जिसके बाद विनोद ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे अपनी कार में बैठा और कार घुमाकर वहां से निकल गया। मगर वो सब था क्या, ये आज तक विनोद को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मैं एक छोटा मोटा फोटोग्राफर हूँ। तस्वीरें खींचना मुझे काफ़ी पसंद है। जिंदगी में तो नहीं, तस्वीरों से ही अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। इसलिए मैं आए दिन जगह जगह तस्वीर खींचने जाता रहता हूँ। इस बार भी तस्वीर खींचने के लिए ही सितारापुर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियाँ हैं। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, क्योंकि बस अब लगभग सितारापुर के करीब पहुंच चुकी थी। दोपहर का समय था और ठंड का मौसम। उस ठंड में धूप लोगों को एक नई जिंदगी दे रही थी। करीब और 5 मिनट के बाद बस सितारापुर पहुंची। मैं बस से नीचे उतरा और कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं थी। तभी मुझे वहीं पास ही में 2-4 ऑटो वाले खड़े नजर आए। मैंने उन लोगों को पहाड़वन जाने के लिए कहा, मगर उनमें से कोई भी पहाड़वान जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऑटो वाला राजी हुआ, मगर वो भी 2 गुना भाड़े में। उसका कहना था, साहब उधर कोई सवारी नहीं मिलती, आपको छोड़कर ऑटो खाली ही आएगी तो क्या फायदा। अंत में मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। जिसके बाद ऑटो मुझे लिए चल पड़ी पहाड़वन की ओर। दोपहर के लगभग 3-3:30 बज रहे होंगे। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े जा रही थी कि तभी ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, किसी काम से जा रहे हैं पहाड़वान? इस पर मैंने कहा, जी काम से ही समझ लीजिए। फिर ऑटो वाला बोला, रहने के लिए होटल बुक कर लिया आपने? तो मैंने कहा, नहीं अभी जाकर देखूंगा। क्यों? तो इस पर ऑटो वाला बोला, साहब उधर ज्यादा होटल नहीं है, जो एक आध है वो भी अभी सीजन के टाइम पर भरे पड़े रहते हैं। होटल मिलना बहुत मुश्किल है वहां पर। कुछ ही देर में रिक्शा अपनी मंजिल यानी पहाड़वन पहुंच गई। रिक्शे वाले ने मुझसे भाड़ा लिया और वापस चला गया। तब घड़ी में समय हो रहा था शाम के 4 बजे का। वहीं पास ही में 2-4 होटल नजर आ रहे थे, तो मैं उनमें कमरा मिलने की आशा लगाकर अंदर चला गया। मगर जैसा ऑटो वाले ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सारे के सारे कमरे पहले से ही बुक थे। बाकी होटलों का भी यही हाल था। थक हार कर होटल की तलाश में चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था।
जहां पक्की सड़क खत्म और कच्चा रास्ता शुरू होता था। वहीं पास ही में एक बैठने का बेंच लगा हुआ था, लिहाजा मैं थक कर उसी बेंच पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर रहने के लिए कोई जगह ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरा काम 1-2 दिन का है भी नहीं, करीब हफ्ता भर लग जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर कच्चा रास्ता से सीधे थोड़ा जंगल वाली जगह पर एक बड़े से 2 मंजिला इमारत पर गई। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उस घर की तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और चलते हुए उस इमारत की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं जब उस इमारत के पास पहुंचा तो पाया कि वो कोई घर नहीं बल्कि एक होटल है। दरवाजे पर होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी आंखें चमक गई। बस यहाँ एक कमरा मिल जाए, ये सोचकर मैं उस होटल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। हालांकि होटल थोड़ा पुराना जरूर था, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। यही सोचकर मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा फ्लोर एकदम खाली पड़ा था। रिसेप्शन पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने जोर से आवाज लगाया, कोई है यहाँ पर? कमरा मिलेगा? आवाज लगाकर मैं अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बोला, जी कमरा मिलेगा, आइए। पर अभी थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर ये कहां से आ गया? खैर, मुझे कमरा मिल गया, वही बड़ी बात है। जिसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के साथ साथ जाने लगा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा यहाँ खाना तो मिल जाएगा ना? तो इस पर चाचा ने कहा, खाना नहीं मिलेगा, खाना आपको बाहर से खाना होगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जंगल पार करिएगा तो आपको छोटा बाजार मिल जाएगा, वहीं खाना भी मिलेगा। चलते चलते चाचा एक कमरे के पास जाकर रुक गए। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला, चाबी मुझे पकड़ाई और फिर वहां से चलते बने। चाचा का ये बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरा ठीक ठाक साफ सुथरा ही था, ज्यादा चीजें नहीं थी कमरे में। खैर, मैं अपना बैग एक कोने में रखकर पलंग पर गिर गया। ठंड का मौसम होने के कारण लगभग अंधेरा हो चला था। मैं इतना थक गया था कि पलंग पर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, और इसी तरह लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रात के 7 बज रहे थे। मुझे याद आया कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला, मगर ये क्या, कॉरिडोर में पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं पर भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आया और बैग में से एक बैटरी टॉर्च लेकर वापस बाहर निकला। चलते चलते मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर बात क्या है, कहीं कोई लाइट क्यों नहीं जल रही। खैर, मुझे देर हो रही थी तो मैं होटल से बाहर निकल उस बाजार की तरफ जाने लगा जिधर का पता उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा था। लाइट तो दूर, एक आदमी तलक भी नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लग नहीं रहा था कि इधर कोई बाजार भी होगा, मगर जब उस बूढ़े आदमी ने कहा है तो शायद इधर ही होगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। सुबह के मुकाबले ठंड काफी बढ़ चुकी थी। अभी मैं आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ मुझे छोटा सा बाजार जैसा नजर आया। 4-5 दुकानें थीं, मगर सारी बंद थीं।
बहुत ढूंढने के बाद एक खुली हुई दुकान नजर आई। वो एक बहुत ही छोटा सा ढाबा था। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था। ढाबे वाला चूल्हे के पास बैठा झपकियां ले रहा था। मैं चलते हुए उस ढाबे के पास गया और ढाबे वाले को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, कुछ खाने को है या सब खत्म? आवाज सुन ढाबे वाला हड़बड़ाकर उठा और बोला, बाबूजी, रोटी आमलेट होगा। मैंने सोचा यही खा लेता हूं और कुछ मिलेगा भी नहीं। यही सोचकर मैंने उस आदमी को खाना लगाने के लिए बोल दिया और मेरे बोलते ही वो रोटियां सेकने लगा। इसी दौरान उस ढाबे वाले ने मुझसे कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं लगता है, कहाँ रुके हैं? इस पर मैंने उस आदमी को अपने होटल का पता बताया तो मेरी सारी बात सुन उस आदमी ने कहा, पर वहां तो कोई होटल नहीं है भाई साहब। इस पर मैंने कहा, अरे है होटल, आपको पता नहीं है। खैर, मैंने वहां खाना खाया और खाना पीना करके वापस होटल की तरफ लौटने लगा। रात अब तक काफी गहरी हो चुकी थी, जिसके साथ ही साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। चलते चलते मैं होटल के पास पहुंचा तो पाया कि अभी भी होटल में एक भी लाइट नहीं जल रही है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ होटल के अंदर गया, मगर रिसेप्शन पर अभी भी कोई नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कैसा होटल है ये? एक भी लाइट नहीं है यहाँ पर। मगर चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने गुस्से को काबू करके टॉर्च जलाकर अपने कमरे में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। चूंकि मैं काफी थका हुआ था तो कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भला इतनी रात गए कौन होगा। मैं बिस्तर पर से उतरकर दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी था, मगर उसके हाथ में एक बर्तन था जो दूसरे बर्तन से ढका हुआ था। तभी उस आदमी ने कहा, साहब, आपको खाना चाहिए था ना, लीजिए। इस पर मैंने थोड़ा ऐंठते हुए कहा, जब भूख लगी थी तब तो आप आए नहीं, अब जब खाना खा लिया है तो आ रहे हैं। इस पर उस बूढ़े ने कहा, साहब, एक बार ढक्कन हटाकर देखिए तो सही। हालांकि मेरा मन नहीं था, मगर फिर भी मैंने उस आदमी की बात मानी और प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाया। तो ढक्कन हटाते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल उस प्लेट में एक कटा हुआ सर था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ गया कि जरूर ये कोई भूतिया मामला है। मैंने जोर से उस बुजुर्ग आदमी को धक्का दिया और जैसे तैसे वहां से भाग निकला। बाद में मुझे पता चला कि दरअसल वो होटल कब का बंद हो चुका है। असल में उस होटल में एक बार आग लग गई थी, तब से वहां ऐसा सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।